हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट, उसमें अपन ने पार्ट 1 पढ़ा। आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में अपन ने सॉलिड, लिक्विड और जो गैस है उनमें तीनों में अपन ने अलग अलग डिफरेंस देखा। भाई सॉलिड कैसे होते हैं, लिक्विड कैसे होते हैं और गैस कैसे होते हैं। उसके बाद में अपन ने अकेला सॉलिड पढ़ा कि भाई सॉलिड जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उनको अपन ने 4 प्रकार में बांट करके पढ़ा। आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, ऐसे 4 प्रकार से पढ़ा। फिर आणविक ठोस के 3 प्रकार पढ़े, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। ठीक है। इसके बाद में अपन आज जो पार्ट 2 है उसमें पार्ट 1 से बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा अलग है मतलब, है ना। तो वो चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक पढ़ेंगे और एक इकाई कोशिका। कुल मिला के अब जो पार्ट 2 है उसमें अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि सॉलिड जो है उसकी संरचना कैसे बनी हुई होती है, कैसे उसकी संरचना होती है, ये डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्रिस्टल जालक और इकाई कोशिका। क्रिस्टल जालक क्या होता है, अगर कोई भी ठोस पदार्थ है तो वो जो ठोस पदार्थ है उसके छोटे छोटे कण मिलकर के जो त्रिविमीय व्यवस्था बनाते हैं, 3D में जो व्यवस्थित होते हैं, उस पूरी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। और इकाई कोशिका को क्या बोलते हैं, इकाई कोशिका किस चीज़ को बोलते हैं, जो भी क्रिस्टल जालक है उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं, इकाई कोशिका बोलते हैं। ठीक है। तो ये इकाई कोशिका वो होती है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का या फिर त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है, या फिर सॉलिड के उस सॉलिड जो है उसके एक पार्ट का निर्माण होता है, उसको अपन बोलते हैं इकाई कोशिका। तो ये सबसे छोटी चीज़ होती है कि सॉलिड के अंदर। जैसे अपनी इकाई कोशिका को ऐसे मान लेते हैं, जैसे अपने भवन बनाया है ना, तो भवन में अपन ने क्या किसकी पुनरावृत्ति की, बार बार ईंट की पुनरावृत्ति की। तो ईंट से क्या एक दीवार बन गई, है ना। तो जो ईंट हो गई वो क्या हो गई, इकाई कोशिका। और फिर जो दीवार बनी उस दीवार को अपन क्रिस्टल जालक बोल सकते हैं। तो ईंट की पुनरावृत्ति से बनी तो मतलब ईंट क्या है, इकाई कोशिका है ना। और जो संपूर्ण जो दीवार बनी उसको क्रिस्टल जालक के जैसे मान सकते हैं, है ना। तो किसी भी सूक्ष्मतम इकाई की बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। उस सूक्ष्मतम जो इकाई है उसको तो इकाई कोशिका बोलते हैं, और क्रिस्टल जालक किसको बोलते हैं, सूक्ष्मतम इकाई के बार बार पुनरावृत्ति से त्रिविम विन्यास या त्रिविम विन्यासित जिस संरचना का निर्माण होता है उस संरचना को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें हुई छोटी छोटी। उसके बाद में एक चीज़ होती है जालक बिंदु। जालक बिंदु, अब देखो जालक बिंदु क्या होता है। जालक बिंदु जिन जगहों पर या जिन स्थानों पर ये जो सूक्ष्मतम इकाई है या जो इकाई कोशिका है वो स्थित होते हैं, जिन जगहों पर वो स्थित है उसको जालक बिंदु बोलते हैं। जैसे अपने पास में कोई इकाई कोशिका है, कोई क्रिस्टल जालक है ना, वो इस प्रकार का है, घन की इकाई का है, घन के आकार का है, मान लो वो इस प्रकार से। तो जिन जगहों पर सूक्ष्मतम इकाई स्थित होगी, जैसे मान लो कोणों पर स्थित है, ये मान लो कोणों पे स्थित हुई है, तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इकाई कोशिका बोलेंगे। ये इकाई कोशिका। अब इसमें जहाँ पे ये जो गोले हैं ना वो स्थित है ना, उन जगहों को क्या बोलते हैं अपन, उन जगहों को बोलते हैं जालक बिंदु। तो क्रिस्टल जालक, इकाई कोशिका और जालक बिंदु। उसके बाद में जो भी इकाई कोशिका है ना, उसमें अपन एक चीज़ देखेंगे कि इनका जहाँ पे भी ये इकाई कोशिका या जो अणु या जो परमाणु या जो आयन है या उसके अवयवी कण है वो स्थित होते हैं, उसका क्या योगदान होता है। तो अगर मान लो कोई गोला या जो कोई अणु है वो अगर कोने पर स्थित हो तब उसका क्या योगदान होगा, किनारे पर स्थित हो तब उसका क्या योगदान होगा। उसके बाद में अगर मान लो केंद्र पर स्थित हो, केंद्र पर स्थित हो तब उसका क्या योगदान होगा। केंद्र के बाद में अगर मान लो फलक पर स्थित हो, फलक पर स्थित हो तब उसका क्या योगदान होगा। फलक पर स्थित हो तब उसका क्या योगदान होगा। तो देखो जगह अगर मान लो कोने पर स्थित हो तब हर जो कोना है, जैसे मान लो ये अपने पास में एक
क्रिस्टल है, अब उसके इस कोने के ऊपर स्थित है, इस कोने के ऊपर, ठीक है। तो इस कोने के ऊपर स्थित है, तो ये जो कोना है ना वो इस इकाई कोशिका में भी आएगा, ठीक है, इसके अंदर इस क्रिस्टल जालक में आएगा। उसके ऊपर अगर मान लो मैं दूसरा डिस्टर यहाँ पे रख दूँ तो यहाँ पे भी इस कोने का योगदान आएगा, यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ भी आएगा इसका योगदान, और यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे भी इसका योगदान आएगा। तो कोने का योगदान कितने कोणों में आ जाएगा, इसमें आएगा, इसके बगल वाले में इधर भी आएगा, फिर इसके जो ऊपर होगा उसमें भी आएगा, इसके जो ऊपर होगा ना उसमें भी योगदान आएगा, है ना। अगर मान लो कोई किनारे पर स्थित हो, जैसे मान लो ये किनारा है, ठीक है, इस किनारे के ऊपर स्थित हो, तो अब किनारे में कहाँ कहाँ योगदान आएगा। अगर एक तो यहाँ पे अगर ऐसे है, ये किनारा है, यहाँ पे ये किनारा है, तो इस किनारे में क्या, अगर मैं एक और डस्टर यहाँ पे ऐसे रख दूँ इसकी जगह से, तो इसमें भी योगदान आएगा इस किनारे का, और इसमें खुद में भी योगदान आएगा। फिर इस डस्टर के नीचे अगर एक और डस्टर यहाँ पे रखा हुआ हो, यहाँ पे, तो उसमें भी ये किनारा योगदान में आएगा, और यहाँ पे जो दूसरा रखा हुआ था उसमें यहाँ पे रखूँगा तब यहाँ पे भी इसका योगदान आएगा। तो चारों कोशिकाओं में इसका योगदान आएगा। फिर उसके बाद में केंद्र के ऊपर अगर कोई भी ऐसे केंद्र है, तो उस केंद्र के बीच में अगर स्थित है तो वो केवल जिसमें अपने रख रखे हैं वहीं पे योगदान आएगा और कहीं योगदान नहीं आएगा। फलक का मतलब ये होता है कि इस फलक के ऊपर अगर स्थित है, फलक, इस फलक के ऊपर अगर कोई भी अणु या परमाणु या कोई भी कण स्थित है तो वो एक और फलक में योगदान आएगा। अगर कोई दूसरा भी ऐसे भी इसके पास में रख दिया तो वो क्या होगा, इसमें भी योगदान आएगा, और जो रखा है इसके पास में से तो उसमें भी आएगा। तो ऐसे दोनों में योगदान में आएगा वो, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो कोने का जो योगदान होता है ना वो कितना होता है, 1/8। 1/8 का मतलब 8 कोणों में काम में आता है। ये कोने वाला जो परमाणु है वो 8 दूसरे कोणों में काम में आता है। जो किनारे वाला है उसका योगदान कितना होता है, 1/4, मतलब 4 किनारों में योगदान में आता है। तो एक अकेले का योगदान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। केंद्र का कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, और फलक का कितना होगा, 1/2 होगा। ऐसे होता है। तो ये आपको ना हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको ये चीज़ें सारी काम में आएंगी कि कोने पर स्थित कितना होगा, 1/8, किनारे पे कितना होगा, 1/4, केंद्र पे कितना होगा, 1 होगा, और फलक पे कितना होगा, 1/2। ये आपको एनी टाइम याद रहना चाहिए, नींद में भी। किनारे पर, कोने पर कितना होगा, 1/8 होगा, किनारे पर 1/4 होगा, केंद्र पर 1 होगा, और फलक पर कितना होगा, 1/2 होगा, है ना। तो ये न्यूमेरिकल में अपने क्या आते हैं, काम में आते हैं। फिर उसके बाद में जो भी इकाई कोशिका है, जैसे मान लो कोई घनीय इकाई कोशिका है ना, FCC है या SCC है। ये इकाई कोशिका अपन 3 तरह से फट सकते हैं, SCC में, है ना, BCC में, एक FCC में, और एक और होता है HCP में, है ना। इसका तो बस आपके थोड़ा सा ही है, बाकी इनका तीनों का क्या पूरा डिटेल्स है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल यूनिट सेल, है ना, और इसका बेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सेल होती है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सेल होती है, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है ना। तो इसमें SCC का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये घनीय इकाई कोशिका है, SCC के अंदर जो परमाणु स्थित होंगे वो केवल कोनों पर ही स्थित होंगे और कहीं पर भी स्थित नहीं होंगे, केवल कोनों पर स्थित होंगे, सिर्फ कोने कोने के ऊपर स्थित होंगे। जैसे यहाँ स्थित है, यहाँ है, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, तो ये क्या होगी, SCC होगी। फिर BCC में क्या होता है, BCC में ऐसे होता है, ये तो क्यूबिक हो गया। तो 8 कोणों पर तो हो गए होगा। 8 कोणों के अलावा इसमें एक सेंटर में और स्थित होता है एक गोला या एक अणु या एक परमाणु, ऐसे। फिर जो FCC होता है ना, उसमें क्या होता है, 8 कोणों पर होगा और जो 6 फलक हैं उन 6 फलकों के ऊपर भी स्थित होगा। हर फलक पर एक परमाणु स्थित होगा या एक अणु स्थित होगा या एक आयन स्थित होगा, ऐसे।
जैसे ये 8 कोनों पर तो होगा ही होगा, उसके अलावा 6 फलकों पर भी स्थित होगा। जैसे ये फलक है तो इस पर होगा, ये फलक है इस पर भी होगा, ये फलक है इस पर भी होगा, ये फलक है इस पर भी होगा, एक इस फलक के ऊपर होगा और एक इस फलक के ऊपर स्थित होगा। ऐसे इसको आप वापस से देखना एक बार, है ना। 6 फलकों पर स्थित होगा। जैसे मान लो अपन इसको क्यूबिक मान लेते हैं, इस डस्टर को अपन क्यूब के जैसे मान लेते हैं, घन के जैसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कोने वो कितने होंगे टोटल? 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। फिर इसमें किनारे कितने होंगे? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 नीचे के, तो 12 किनारे होंगे टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें क्या मान रखा आपने? फलक। तो फलक कितने होंगे? तो 6 फलक होंगे। एक ये फलक हुआ, एक ये फलक हुआ, 3 हो, ये 4, ये 5, ये ऊपर वाला 6। ऐसे जैसे कमरे के हिसाब से देखें ना, तो आप कमरे को क्यूब मान लो। अब कमरे को क्यूब मान करके क्या इसके किनारे गिन लो, तो किनारे टोटल 4 तो ऐसे खड़े वाले हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऊपर वाले रो में 4 ऐसे चारों तरफ के, और नीचे वाले में जो फर्श है उसमें भी 4 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 तो ऐसे 4 हो जाएंगे। तो 4 फर्श में, 4 छत में और 4 ऐसे किनारे कोने में ऐसे जो खड़े वाले हैं वो, तो टोटल 12 होंगे। कोने 4 तो ऊपर के और 4 नीचे के, तो 8 होंगे। फलक जो दीवारें हैं ना वो 4 तो चारों तो फलक हो गए, 4 दीवारें। एक जो छत है वो भी फलक होगा और जो फर्श है वो भी क्या होगा? फलक होगा। तो 6 होंगे टोटल फलक, 12 टोटल किनारे होंगे, कोने टोटल कितने होंगे? 8। अब इसमें अपने जो SCC पढ़ी है ना, वो 8 कोणों के ऊपर केवल परमाणु स्थित है। मतलब 4 जो फर्श के किनारे हैं वो कोने हैं वो, और जो 4 ऊपर छत के कोने हैं वो, है ना। हर कोने के ऊपर एक परमाणु स्थित है। यह है SCC व्यवस्था। BCC क्या है? हर कोने के ऊपर 8 कोणों पर एक एक तो है ही, और एक मान लो कमरे के अंदर पूरा बड़ा सा एक गुब्बारा स्थित हो, ठीक है। तो वो चारों कोणों, चारों जो दीवारें हैं और जो छत और फर्श है उनको सबको स्पर्श करते हुए होना चाहिए। ऐसे बड़ा सा गुब्बारा हो जो इसको दीवार को भी टच करे, इसको भी टच करे, इसको भी टच करे, ऊपर छत को टच करे और नीचे फर्श को टच करे, ऐसे, है ना। तो ऐसे 6 को टच करना चाहिए। फिर FCC है ना, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है? फेस सेंटर्ड में ऐसे होता है कि भाई ये 6 फलकों को टच करना चाहिए। तो हर फलक के अंदर क्या होना चाहिए? BCC में ये हो गया। फेस सेंटर्ड में हर फलक में एक होगा जो आधा बाहर होगा और आधा अंदर की तरफ होगा। जैसे ये दीवार है तो इसमें आधा इस वाली साइड में, आधा बाहर वाली साइड। मान लो एक बड़ा सा गुब्बारा हो, उसको परमाणु मान लो, वो अंदर भी है और बाहर की तरफ भी स्थित है ना। तो बाहर वाले में भी अब इस कमरे के बाहर अगर एक और कमरा बने तो उसमें भी वो योगदान में, तो फलक का योगदान 1/2 ऐसे होता है। छत में होगा एक नीचे फर्श में होगा और चारों दीवारों में होंगे। तो हर फलक का मतलब 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श, है ना। तो चारों दीवारों में एक एक होगा, एक छत पे होगा और एक फलक इसके फर्श के ऊपर होगा। तो ऐसे टोटल 6 होंगे। तो उनके साथ साथ में FCC में क्या होता है? यहाँ पर भी होंगे 8 कोणों के अलावा 6 फलकों के ऊपर ही होंगे। तो इसमें होंगे 8 तो कोने प्लस फलक कितने हैं? 6। तो 6 फलक, एक एक यहाँ पे स्थित है इसमें परमाणु। इसमें क्या होंगे? 8 तो कोणों पर होगा और एक कहाँ होगा? केंद्र पर। इसमें क्या होगा? 8 तो कोणों पर बस, और कहीं पर स्थित नहीं होगा। अगर अपन इसमें परमाणुओं की संख्या निकालें कि जो 8 कोने है ना, तो 8 कोनों पर एक एक परमाणु है। अब इसमें कुल परमाणु, क्योंकि इसमें अब इस कोने के ऊपर स्थित एक परमाणु है, पर इसका ये पूरा इसी में थोड़ी काम में आएगा। इसमें तो 1/8 हिस्सा ही काम में आएगा। तो टोटल इसके कितने परमाणु होंगे? इसमें कुल परमाणुओं की संख्या अगर अपन निकालें, कुल परमाणु कितने होंगे? पूरे, है ना। तो इसमें क्या होगा? 8 कोणों पर 8 स्थित है, पर इसमें कुल 8 नहीं है, हर कोने पर 1/8 योगदान है। तो एक कोने पर कितना परमाणु है? 8, 1/8, और टोटल कितने कोने? 8, तो कितने हो जाएगा? 1। तो कुल एक ही परमाणु स्थित है इस पूरे के अंदर, ठीक है। ऐसे फलक इस BCC का निकालें तो 8 कोने हैं और एक कोने का योगदान 1/8 है,
है ना, प्लस एक कहाँ है, केंद्र के ऊपर है, तो प्लस एक और। अब केंद्र वाले का योगदान कितना होता है, खुद का एक ही होता है योगदान, ठीक है। तो 8 × 1/8, एक तो ये हो गया और एक केंद्र वाला हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद में जो 8 तो है वो 8 कोणों के ऊपर हो गए, और 6 कहाँ पे हो गए, फलकों के ऊपर हो गए। तो 8 कोणे हैं और एक कोणे का योगदान कितना है, 1/8 है, प्लस 6 फलकों पर स्थित है, और फलक का योगदान कितना है, 1/2 है। तो 1/2 है फलक का योगदान, और फलक कितने टोटल 6, तो इसका कितना हो गया 1, और ये कितने हो गए 3, तो टोटल कुल परमाणु कितने हो गए 4, 1 2 4 ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 और 4, ये भी आपको डायरेक्ट संख्या याद रहनी चाहिए, अगर डायरेक्ट नहीं हो तो वैसे याद कर लो भले, है ना। तो ऐसे निकाल के कर लो। SCC का मतलब क्या होता है कि हर कोने के ऊपर एक परमाणु स्थित होगा, ठीक है, और हर कोने पे एक होगा, कोने का योगदान 1/8 होता है, तो उसमें कुल परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। जो BCC है उसका क्या मतलब हुआ, 8 कोणों पर 8 है और एक केंद्र में हो रहे, तो कोने वाले तो कितने हो गए 8 × 1/8, 1/8 क्यों, क्योंकि कोने का योगदान कितना है 1/8, मतलब कोने के ऊपर जो परमाणु स्थित है वो 8 और कोणों में भी योगदान दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गए 8 × 1/8, है ना, और एक जो केंद्र वाला है वो, तो एक रहे कितने हो गए 2, और फिर केंद्र वाले ये FCC वाले, तो FCC वाले में 8 कोणों पर स्थित है और 6 फलकों पर स्थित है, तो 8 कोणों का तो 8 × 1/8, और फलक का योगदान कितना होता है 1/2, ठीक है। तो फलक का योगदान 1/2, 8 × 1/2, 8 × 1/8 प्लस 1/2 योगदान है फलक का, और टोटल फलक कितने 6, तो कितने हो गए 3, तो 3 और 1 4, तो टोटल कितने हो गए 4। तो SCC में कुल परमाणु कितने हो गए 1, BCC में कितने हो गए 2, और FCC में कितने हो गए 4। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, ये जो HCP है ना, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपकी बुक में दे रखी है। HCP क्या होता है, इसमें 2 ही फलक होते हैं, ठीक है, इसमें कितने फलक होंगे 2 फलक होंगे, ठीक है। और इसका जो केंद्र है उसके केंद्र में क्या होगा, हर इसके जो केंद्र है उसमें 2 परमाणु स्थित होते हैं, ठीक है। तो 2 नहीं 3 परमाणु स्थित होते हैं इसके केंद्र में, और फलक कितने होते हैं, इसमें 2 ही फलक स्थित होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और बीच में जो केंद्र होगा उसमें क्या होगा 3 परमाणु स्थित होंगे। इतनी सी जानकारी दे रखी है बस, ठीक है। या फिर अगर इसकी पूरी एक बार मैं आपको संरचना बना के बता देता हूँ। ऐसे एक फलक है षटकोणीय, और फिर दूसरा भी ऐसे षटकोणीय होगा, ठीक है, ये भी षटकोणीय। अब हर कोणे को ऐसे मिला दो, जैसे इस कोणे को अपन ने मिला दिया इससे, ठीक है, इस कोणे को अपन ने किससे मिला दिया, इससे, इसको मिला दिया इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे 6 फलकों को मिला दो, ऐसे 6 कोणों को ऊपर वालों को 6 नीचे वाले कोणों से मिला दो, और यहाँ पे 3 केंद्र में परमाणु स्थित होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो एक फलक और ये दूसरा फलक, और फलक का योगदान 1/2 ही होगा, और इसमें 3 परमाणु कहाँ होंगे, केंद्र में स्थित होंगे, और केंद्र वाला का योगदान 1 हो, एक परमाणु का 1 हो तो 3 का 3, और फलक वाला का 1/2 होता है, तो 2 × 1/2 प्लस 3 केंद्र वाले, तो कितने हो गए टोटल 4, ऐसे। अब इसके बाद में अपन HCP का कुछ ही नहीं पढ़ेंगे, इनका ही पढ़ेंगे तीनों का, ठीक है। तो अब इन तीनों में देखो, SCC जो है वो, और जो परमाणु जो उस SCC है उसकी भुजा और जो परमाणु है उसकी त्रिज्या, उसमें क्या संबंध होगा। देखो ये जो SCC है ना, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, उसकी SCC की भुजा व परमाणु की त्रिज्या में संबंध, परमाणु की त्रिज्या में संबंध। अब देखो ये जो मैंने 2 परमाणु बना रखे हैं, ये रियलिटी में ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ये एक भुजा ले ली अपन ने, मान लो ये वाली ले ली SCC की भुजा, और इसके ये दोनों परमाणु ले लिए, है ना। तो ये SCC की एक भुजा और इसके ये दोनों परमाणु, रियलिटी में ये क्या होते हैं, ये आपस में मिले हुए होते हैं, ऐसे दोनों परमाणु आपस में ऐसे, उनकी जो परमाणु है उनकी जो परिधि है, क्योंकि परमाणु गोलाकार है तो इनकी परिधि होगी
तो ये परिधि क्या होगी, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रहेगी, ये इसको स्पर्श करेगा, ये इसको स्पर्श करेगा। अब मान लेते हैं अपन इनमें से जो सारी क्यूबिक क्रिस्टल है ना, उनकी भुजा क्या है, ए है, इसकी भी भुजा की लंबाई क्या है, ए है ना, और इसकी भी भुजा की लंबाई क्या है, स्मॉल ए है। और जो परमाणु की त्रिज्या है उसको अपन ने मान लिया स्मॉल आर से, इसकी भी जो परमाणु की त्रिज्या है उसको अपन क्या मान लिया, स्मॉल आर, और इसको भी क्या मान लिया, स्मॉल आर मान लिया। अब ये जो भुजा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी लंबाई तो अपन ने क्या मान ली, ए, और जो परमाणु की त्रिज्या है उसको अपन ने आर मान रखा, मतलब ये आर और ये वापस से आर, तो ये क्या हो गया, आर और आर 2r, किसके बराबर हो गई 2r, ए के बराबर, है ना। तो a इक्वल टू हो गया 2r, ठीक है, या r इक्वल टू a/2 हो जाएगा। ये तो हो गया SCC का। अगर हम SCC की जगह अपन लिख पढ़ें किसकी, BCC की जो यूनिट सेल है उसकी अगर अपन संबंध पढ़ें तो BCC में क्या होगा, जैसे मान लो अपन ने क्या मान लिया, ये वाले एक विकर्ण ले लो या तो, है ना, BCC का, या फिर ये वाला विकर्ण ले लो ऐसे, है ना, तो कोई सा भी एक विकर्ण ले लो, घन का विकर्ण। तो सबसे पहले BCC में घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण, तो घन का जो विकर्ण होगा वो क्या होता है, √3a या √3a, मतलब √3a का मतलब अगर ये भुजा a है तो इसका ये जो विकर्ण है वो √3a होगा, ठीक है। अब ये जो विकर्ण है उसमें टोटल कितने वो आ जाएंगे, जैसे मान लो BCC वाला अपन बनाए, ये BCC वाला बना ले अपन, तो इसमें ये विकर्ण हुआ, इसके अंदर ये एक केंद्र में परमाणु हुआ, ठीक है, एक इस कोने के ऊपर हुआ और एक इस कोने के ऊपर। अपन ने क्या किया, और इसकी लंबाई अपने को पता है क्या है, √3a, क्योंकि ये घन का विकर्ण है, और घन का विकर्ण क्या होता है, √3a होगा, √3a होगा। देखो जैसे मान लो ये है घन, ये घन का विकर्ण होगा √3a, ठीक है। इसमें एक ये परमाणु है, एक ये है और एक ये है। जैसे मान लो कमरा है, अब कमरे में उस कोने से लेकर के, है ना, और इस कोने तक ऐसे, या फिर उस कोने से लेकर के इस कोने तक, तो एक तो इस कोने वाला, एक उस कोने वाला, और एक जो अपन ने BCC में बीच में गुब्बारा माना था ऐसे, तो वो वाला, है ना। तो टोटल कितने हो गए, 3। तो ये तीनों परमाणु हो गए। इसका जो घन का विकर्ण हो गया वो कितना हो गया, √3a हो गया, ठीक है। तो ये √3a हुआ। अब √3a में देखो r त्रिज्या ये आ गई, ये इसका व्यास आ गया तो 2r, और ये त्रिज्या r, तो कि टोटल कितनी होगी, 4r इक्वल टू हो गया √3a। तो r इक्वल टू क्या हो गया, √3a/4, और इसमें r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a/2। तो अपन ने ये पढ़ा SCC का। उसके बाद में ये वाला अपन ने पढ़ा किसका, BCC का, BCC का। अब अगर अपन FCC का पढ़ें, मतलब FCC का मतलब जिसके फलकों के ऊपर एक एक परमाणु स्थित है, उसका अगर अपन पढ़ें तो उसमें क्या आएगा, हर फलक के ऊपर एक परमाणु स्थित होगा। तो हर फलक पर एक परमाणु स्थित होगा, तो अपन मान लो ये वाला ले लिए, ये फलक ले लिया, ये वाला फलक लिया अपन ने। अब जो ये वाला फलक है तो उसमें क्या हुआ, ये वाला जो फलक है ना उसमें केंद्र में ये परमाणु आ रहा है, तो इस फलक का अपन ने क्या किया, ये वाली भुजा ले ली, ये वाला विकर्ण से ऐसे, तो इसमें 3 परमाणु है टोटल, है ना। तो इसमें ये 1, फिर ये 2, और ये टोटल 3 परमाणु आ गए, ऐसे 1, 2 और 3 परमाणु आ गए। और ये जो वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, तो ये क्या हो गया, √2a, वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, √2a आ गया, ठीक है। और इसमें ये r, ये 2r और ये भी r, ठीक है। तो ये √2a इक्वल टू आ गया 4r, और r इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 √2a/4, ठीक है। तो ये r इक्वल टू आ गया √2a/4। या फिर इसको अगर अपन आगे सोल्व करना चाहें तो इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, r इक्वल टू, लास्ट वाला ये वाला कर लेते हैं अपन, है ना, वैसे ये वाला भी सही है, इसको कर लो
तो a/2√2 ये बन जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी करें, ये किसका हो गया, FCC का हो गया। ठीक है, अब इसको वापस से देखो अपन ने क्या क्या पढ़ा है। अपन ने क्या देखा, सबसे पहले जो इकाई कोशिका है उसको शुरू किया। इकाई कोशिका अपन ने 4 प्रकार की पढ़ी टोटल, SCC, BCC, FCC और उसके बाद में HCP। ठीक है, तो SCC है, उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि हर जो इकाई कोशिका है उसका जो परमाणु स्थित होंगे ना, वो क्या पे स्थित होंगे, कोनों के ऊपर स्थित होंगे और कहीं पर भी कोई परमाणु स्थित नहीं होगा। तो फिर इस SCC की जो ये भुजा की लंबाई है a और इसका जो त्रिज्या है, ये जो परमाणु है उसकी जो त्रिज्या है उसमें अपन ने संबंध निकाला। तो ये संबंध क्या आया, ये 2r हो गई और ये इसकी क्या हो गई, a इसकी क्या हो गई, भुजा। तो a इक्वल टू क्या हुआ, 2r, तो r इक्वल टू क्या हो गया, a/2। तो ये SCC की आ गई। उसके बाद में जो BCC है ना, BCC में क्या हुआ, ये विकर्ण संबंध हुआ। विकर्ण संबंध में घन का जो विकर्ण हुआ वो क्या होगा, √3a हुआ घन का विकर्ण। अब जो टोटल जो घन है, ठीक है, उसमें अपन ने ये लिया, क्योंकि इसमें हर कोने के ऊपर एक परमाणु स्थित है और एक कहाँ है, इसके पूरे केंद्र में स्थित है, एक तो केंद्र में और एक हर कोने के ऊपर। इसकी भुजा अपन ने मानी a। ठीक है, तो a, लेकिन ये जो भुजा a है और उसका जो विकर्ण है घन का, उसमें क्या संबंध होगा, √3 है। और तो a √3 हो गया और इसमें कितने टोटल कितने आए परमाणु, एक टोटल 3 परमाणु आए। उसमें से r इसकी, 2r इसकी, r इसकी, तो 4r इक्वल टू √3 आया। r इक्वल टू अपने पास में BCC का √3a/4 आया। और BCC का जो कुल परमाणुओं की संख्या है वो कितनी आई, 8 तो कोणों पर और एक केंद्र पर। तो 8 कोणों पर 8 × 1/8, क्योंकि कोने का योगदान कितना है, 1/8 है। तो और एक केंद्र पर, तो केंद्र का योगदान कितना है, टोटल 1 ही है, तो 1 1 2 वहाँ। तो BCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आई, 2। और SCC में कुल परमाणु की संख्या कितनी आई, 1 आई। फिर FCC है ना, उसमें 8 तो कोणे और 6 क्या हुए, फलक। तो हर कोने के ऊपर 1, तो 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, क्योंकि हर फलक पर 1 है और टोटल फलक कितने, 6। ठीक है, तो ये 1 हुआ और ये 3, तो टोटल कितने हुए, कुल परमाणु की संख्या कितनी हुई, 4। और जो FCC है उसका, इसकी जो भुजा है वो तो a हुआ, और इसमें जो अब अपन इसके जो परमाणु है उसमें ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, कोई सा भी एक ले लो आप, चाहे ये वाला ले लो। जैसे मान लो अपने इस बार ये वाला ले लिया है ना, तो इसमें ये 2 तो परमाणु है और एक ये केंद्र वाला परमाणु हुआ, और ये तीनों आपस में से सटे हुए रहते हैं ऐसे, है ना। तो ये r, 2r और ये r, है ना। तो ये कितने हो जाते हैं टोटल, 4r। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, तो 4√2a इक्वल टू 4r। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r इक्वल टू a/2√2 FCC की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता पढ़ेंगे। तो जो संकुलन क्षमता है ना, वो भी अपन तीनों की पढ़ेंगे अलग अलग, मतलब SCC की संकुलन क्षमता, BCC की संकुलन क्षमता और FCC की संकुलन क्षमता। उससे पहले अपन ये देखेंगे कि भाई संकुलन क्षमता होती क्या है। तो रियलिटी में जो संकुलन क्षमता है ना, वो होती क्या है। संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि जो इकाई कोशिका है उसका एकांक आयतन में कितने परमाणु हैं, उसको बोलते हैं अपन संकुलन क्षमता। मतलब वो कितना, जो इकाई कोशिका है वो कितनी पैक्ड है, मतलब कितनी पैकिंग एफिशिएंसी उसकी कितनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी या फिर जो संकुलन क्षमता है उसका क्या मतलब होता है, पैकिंग एफिशिएंसी या जो संकुलन क्षमता है, इसका ये मतलब होता है कि एकांक जो आयतन है या इकाई कोशिका का एकांक आयतन है, उस एकांक आयतन में जितने परमाणु हैं या जितने परमाणु की संख्या है, जितने परमाणुओं की संख्या है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता। कि भाई कितना पैक्ड है, इसको अपन क्या करेंगे परसेंटेज में सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए एक तो अपने को क्या काम में आएंगे, इसमें
कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है और त्रिज्या। और तो देखो संकुलन क्षमता क्या हुई कि भाई जो इकाई कोशिका है उसके एकांक आयतन में जितने परमाणुओं की संख्या है उसको क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता बोलते हैं। अब इनकी एससीसी की, बीसीसी की और एफसीसी की तीनों की संकुलन क्षमता अपन निकालेंगे। इसके लिए अपने को एक तो चाहिए कि क्या कि भाई कुल परमाणु कितने हैं। तो एससीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आई थी, 1। बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आई थी, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आई थी, 2। और एफसीसी में कुल परमाणुओं की जो संख्या आई थी वो कितनी आई थी, 4 आई थी। ठीक है, तो ये कुल परमाणुओं की संख्या आ गई। उसके बाद में इनकी जो त्रिज्या में संबंध आया था, त्रिज्या और भुजा में, वो क्या आया था, r इक्वल टू आया था इसमें a/2। इसमें r इक्वल टू क्या आया था बीसीसी में, √3a/4। और एफसीसी में क्या आया था, a/2 √2। तो ये आ गया। अब एकांक आयतन में जितने परमाणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी, संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता को अपन दर्शाते हैं नीटा प्रतिशत से। तो नीटा इक्वल टू क्या आ जाएगी, नीचे तो आ जाएगा इकाई कोशिका का आयतन, इकाई कोशिका का आयतन, और ऊपर क्या आ जाएगा, इसमें जो परमाणु है उसके जो परमाणु है उनकी संख्या। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, कुल परमाणु की संख्या या कुल परमाणुओं का कुल आयतन, परमाणुओं का कुल आयतन, परमाणुओं का कुल आयतन। ठीक है, तो नीटा प्रतिशत इक्वल टू परमाणु का कुल आयतन है, इकाई कोशिका का आयतन। तो परमाणु का कुल आयतन मतलब पहले परमाणु की संख्या कितनी है, 1 है। एससीसी के अंदर अपन मान लो एससीसी का निकाले सबसे पहले, तो 1 परमाणु की संख्या है और उसका आयतन, तो एक परमाणु का आयतन कितना होगा, 4/3 πr³। तो कुल आयतन 1 से मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा। फिर इकाई कोशिका का आयतन तो a³ हो गए, a³। ठीक है, तो अब नीटा परसेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 × 4/3 × πr³, या तो r, अब r और जो a है उसमें संबंध क्या है, r बराबर है a/2। तो इस r की जगह अपन क्या लिख देंगे, a/2 लिख देंगे। तो 1 × 4/3 πr³ की जगह a/2 का क्यूब और ये a³। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, नीटा परसेंट इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये a³ और ये 8, तो 4/3 πr/a³/8 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a³ आ जाएगा। अब a³ से a³ कट जाएगा, है ना, और ये 4 × 2 = 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये a³ से a³ कटा और यहाँ पे कितना आ गया, 2। तो ये हो गया π/6। अब परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको पाई की वैल्यू रख दो, 3.14 × 100 और डिवाइड में 6, तो ये परसेंट आ जाएगा, 52 या 54% के आसपास आएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन किसका निकालेंगे, बीसीसी का, बीसीसी। तो जो बीसीसी का निकालेंगे ना, अब अपन उसमें कुल परमाणु का आयतन और नीचे इकाई कोशिका का आयतन। तो इसका नीटा परसेंट कैसे निकालेंगे, कुल परमाणु का आयतन मतलब एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³ और परमाणु का कुल आयतन निकालेंगे तो एक परमाणु का 4/3 πr³ और टोटल परमाणु कितने, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर डिवाइड में क्या लिख दिया अपन ने, इकाई कोशिका का आयतन, तो इकाई कोशिका का आयतन a³ है। अब r इक्वल टू इसमें देखो क्या है, √3a/4, तो 4/3 पाई। अब r की जगह क्या लिख सकते हैं, √3a/4 का क्यूब, √3a/4 का क्यूब और डिवाइड में क्या लिख देंगे, a³। तो ये नीटा परसेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 पाई और ये 3 इसकी क्यूब लगाएंगे तो ये कितने आ जाएंगे, 3√3 और a³ और 4 की कितनी आ जाएगी, 64
और डिवाइड में ए क्यूब। ऐसे इसका क्यूब निकालेंगे तो √3 इंटू √3 इंटू √3 √3 आ जाएगा, और ए क्यूब अरे 4 का क्यूब करेंगे तो कितने आ जाएगी 64 आ जाएगी, और ये ए क्यूब है ये वाला ए क्यूब। तो ए क्यूब से तो ए क्यूब कट जाएगा, इसको इससे काटोगे तो कितने आएंगे 16, और इस 3 को 3 से काट दो, इसको इससे काट दो 16 आ जाएंगे, और ये ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा। तो नीटा% इक्वल टू कितने आ जाएगा √3 π/16, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, √π की जगह 3.14 लिख देंगे, है ना। तो ये BCC की क्या आ जाएगी प्रतिशत संकुलन क्षमता में प्रतिशत संकुलन क्षमता आ जाएगी। उसके बाद में अपन अगर किसका निकाले FCC का निकाले, ये किसका हो गया SCC का। अब अगर अपन FCC का निकालें तो यहाँ निकाल देते हैं अपन FCC का। तो FCC का वही नीटा% इक्वल टू क्या हो जाएगा परमाणुओं का कुल आयतन। तो परमाणु कितने टोटल 4, एक परमाणु का आयतन 4/3 πr³, तो 4 × 4/3 πr³। और इकाई कोशिका का जो आयतन है, तो इकाई कोशिका का आयतन क्या होगा a³ होगा। अब नीटा% इक्वल टू निकालेंगे तो r³ की जगह क्या लिखेंगे अपन, r की जगह a/2√2। ठीक है, तो 4 × 4/3 π, और r की जगह क्या लिखेंगे a/2√2, तो a/2√2 का क्यूब, और डिवाइड में a³। नीटा% क्या आ जाएगा a³ आ जाएगा, और 2√2 जो है उसका भी क्यूब करेंगे तो 4 × 4/3 π, ए का कितना आ जाएगा क्यूब में a³, और 2√2 है उसको अपन रूट में 8 मान सकते हैं, है ना। तो रूट में जो 8 है उसका कितना हो जाएगा, या फिर 2 का क्यूब कर लो और √2 का कर लो, तो 2 का क्यूब तो कितना हो जाएंगे 8, और √2 के कितने हो जाएंगे 2√2, तो 16√2 आ जाएंगे, 16√2। अब इसको 4 चौक 16 को इस 16 से उड़ा दो, और ये डिवाइड में a³ है ना, उस a³ को a³ से काट दो, तो नीटा% कितना आ जाएगा, ऊपर तो बचा पाई, a³ तो a³ से कट ही जाएगा, और 3√2 3√2। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये नीटा% कितना आएगा 74% आएगा, और ये कितना आएगा 68% आएगा। ठीक है, तो पाई की वैल्यू लिख देंगे 3.14, और √3 की जो वैल्यू है वो होती है 1.72, √3 की वैल्यू होती है 1.73, और √2 की होती है 1.4141। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखोगे इनको सोल्व करने के लिए, है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा है संकुलन क्षमता। तो एकांक आयतन में, या इकाई जो कोशिका है उसके आयतन में जितने परमाणु हैं उनका कुल आयतन, जितने परमाणुओं की संख्या है उनका कुल आयतन, उनका कुल आयतन, ये क्या होगा संकुलन क्षमता होगी। ठीक है, तो इसके लिए अपने को दोनों चीज़ें पहले वाली पता होनी चाहिए, इकाई कोशिका में कितने परमाणु हैं और उसका त्रिज्या से क्या संबंध है ना। तो उसके बाद में अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका इकाई संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। तो संकुलन क्षमता क्या होगी, कुल परमाणुओं की संख्या, और उसके तो SCC में कुल परमाणु की संख्या 1 है, BCC में 2 है, FCC में 4 है, अपने अभी निकालिए। और R और जो त्रिज्या है और जो A है उसकी भुजा है, उसमें संबंध क्या होगा R = a/2, इसमें R = √3a/4, इसमें R = a/2√2 होगा। ठीक है, अब SCC के अपने संकुलन क्षमता निकाली तो कुल परमाणु का आयतन और नीचे इकाई कोशिका का आयतन। कुल परमाणु कितना है 1, और एक परमाणु का आयतन 1/4/3 πr³, ये लिखा, और इकाई कोशिका का आयतन a³ लिखा। इसको अपन ने सोल्व किया तो π/6 आया, या फिर इसका जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आ जाएगी 52.4% या 52% मान लो आप, लगभग। ठीक है, या 52% मान लो। BCC जो है उसमें नीटा% निकालेंगे, तो BCC के इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या इंटू उसका आयतन, तो कुल परमाणु कितने हैं 2, इसका आयतन 4/3 πr³, और जो खुद इकाई कोशिका है उसका आयतन a³। इसको अपन ने सोल्व किया 68% आएगा, √3 π/16 आएगा, है ना।
या फिर अपन जो FCC है उसका निकालेंगे तो इकाई कोशिका टोटल कितने 4, और ये कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे a क्यूब। इसको अपन सोल्व करेंगे 74% आएगा। ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया है सॉलिड स्टेट के अंदर दो पार्टों के अंदर अपन ने पहले पढ़ा क्या पार्ट, सबसे पहले अपन ने सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, जो सॉलिड है या जो ठोस है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको 4 प्रकारों में बांटा। क्रिस्टलीय, एक्रिस्टलीय ठोस पढ़ा, फिर उनके जो क्रिस्टलीय ठोस है उसको 4 प्रकारों में बांटा तो उसको पढ़ा। उसके बाद में उनके उदाहरण वगैरह सब देखे। उसके बाद में अपन ने क्या देखा है कि जो इकाई कोशिका क्या होती है, क्रिस्टल जालक क्या होता है। ठीक है, जालक बिंदु कौन से होते हैं, ये जो इकाई कोशिका है उसकी त्रिज्या से, जो परमाणु है उसकी त्रिज्या से क्या संबंध होता है ना। एक इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। फिर उसके बाद में अपने पढ़ा है कि भाई जो इकाई कोशिका है उसका जो कुल वो है कुल संकुलन क्षमता है वो कितने % होती है, मतलब वो उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी होती है। उसके बाद में अपन ने एक चीज़ और पढ़ेंगे, कौन सी, जो इकाई कोशिका है उसका घनत्व। ठीक है, इकाई कोशिका का घनत्व, तो इकाई कोशिका का घनत्व पढ़ेंगे। घनत्व होता क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है ना। तो इकाई कोशिका का घनत्व क्या होगा, इकाई कोशिका का द्रव्यमान बटा इकाई कोशिका का आयतन। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे इसका घनत्व, इकाई कोशिका का घनत्व। घनत्व को d या फिर रो से दर्शाते हैं, ज़्यादातर इसको d से दर्शाते हैं तो मैं d लिख लेता हूँ। ठीक है, तो घनत्व हो जाएगा d। तो घनत्व d इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा क्या आ जाएगा, आयतन। ठीक है, अब द्रव्यमान तो मतलब किसका होगा, जो भी इकाई कोशिका होगी उसमें जितने परमाणु होंगे वही द्रव्यमान होगा। कि भाई जितने परमाणु हैं उन परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वही इकाई कोशिका का द्रव्यमान होगा। तो द्रव्यमान को अपन क्या किससे लिख सकते हैं, जो कुल परमाणु है वो कुल परमाणु इनटू अपन क्या लिख सकते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान और डिवाइड में क्या लिखेंगे अपन, आयतन। ठीक है, कुल परमाणुओं को अपन दर्शा देंगे किससे, Z से, फिर इनटू जो द्रव्यमान है उसको अपन दर्शा लेंगे किससे, M से, और आयतन को V से। अब आयतन क्या होता है इकाई कोशिका का, a क्यूब होता है, अभी देखा अपन ने। तो Z इंटू M और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a क्यूब। अब ये जो द्रव्यमान है वो M या जो कुल जो द्रव्यमान होता है ना, वो अपन जिसका भी द्रव्यमान, जैसे मान लो अपने पास में सोडियम का क्रिस्टल है या मैग्नीशियम का क्रिस्टल है, किसी भी परमाणु का क्रिस्टल है, तो उसका जो द्रव्यमान होता है ना वो अपने को 1 मोल का पता होता है। तो और अपने को किसका चाहिए, एक परमाणु का द्रव्यमान, है ना। ये जो द्रव्यमान है वो किसका चाहिए, अपने को एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए। तो एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का अपने को द्रव्यमान चाहिएगा। तो ये जो द्रव्यमान है वो एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं होता। तो एक परमाणु का द्रव्यमान को अपने को M को किससे डिवाइड कर देंगे, Na से, यानी कि उसकी आवागाद्रो संख्या से। तो Z इंटू ये जो M है उसमें Na से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a क्यूब। तो Z इंटू M बाई a क्यूब इंटू Na, और Na या जो आवागाद्रो संख्या है उसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं इसको, आवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो ये इसका इकाई कोशिका का घनत्व हो गया। द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान किसका, जितना इकाई कोशिका में द्रव्यमान, तो इकाई कोशिका द्रव्यमान कितना होगा, जितने उसमें परमाणु की संख्या होगी उनटू एक परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु की संख्या को अपने Z से दर्शा दिया। एक परमाणु को जो द्रव्यमान था उसको अपन, ये तो कुल द्रव्यमान है, एक परमाणु का द्रव्यमान जो है उसके लिए अपन ने क्या किया, M में Na का भाग दे दिया, और ये आयतन a क्यूब है। ये Z क्या है, Z है जितने उसमें परमाणुओं की संख्या है वो। तो Z हो जाएगा
परमाणुओं की संख्या, और स्मॉल m/na हो जाएगा एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। और a क्यूब, a क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी, भुजा की लंबाई। और उसके बाद में a क्यूब क्या हो जाएगा, इकाई कोशिका का आयतन, इकाई कोशिका का आयतन, ठीक है। तो ये आ गया। Z क्या होगी, परमाणु की संख्या, m/na क्या हो जाएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान, a क्या हो जाएगा, भुजा की लंबाई, a क्यूब क्या हो जाएगी, इकाई कोशिका का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने घनत्व तक पढ़ लिया। इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर एक तो बचता है क्या, जो सॉलिड है उसमें कौन कौन सी त्रुटियां होती हैं, ये चीज़ बताएं। और एक जो चालक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, और कुचालक क्या होते हैं। थैंक यू। अपन अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।